परिचय। संगीत किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है और भारत में संगीत की सुदीर्घ परंपरा रही है। भारतीय संगीत का इतिहास अति जटिल है। इसका उद्भव शास्त्रीय संगीत से हुआ और इसमें पश्चिमी तत्व समाहित हो गए और यह संयोजन हमारी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है। ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर नारद मुनि ऋषि ने संगीत कला का शुभारंभ किया था। उन्होंने नारद्रम नामक पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त ध्वनि के विषय में भी यहाँ के निवासियों को बताया था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों पर 7 छिद्रों वाली बांसुरी और रावणहत्था जैसे संगीत वाद्य पाए गए हैं। हमें पहली बार 2000 वर्ष पहले वैदिक काल में संगीत का साहित्यिक प्रमाण मिलता है। राग खरप्रिया के सभी 7 स्वर साम वेद में अवरोही क्रम में पाए जा सकते हैं। संगीत विज्ञान को गंधर्व वेद कहा जाता है। ये सामवेद का एक उपवेद है। वीणा के कुछ भागों का उल्लेख ऐत्रेय आरण्यक में आता है। जैमिनी ब्राह्मण सामूहिक रूप से नृत्य और संगीत की बात करते हैं। कौस्तिकी ब्राह्मण नृत्य, गायन और वाद्य संगीत को कला के रूप में एक साथ रखते हैं। कुछ संगीतविद भी कहते हैं कि सबसे प्रारंभिक राग साम राग था। उन्होंने ओम शब्द को सभी रागों और स्वरों का स्रोत होने के विषय में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। 500 बीसी में पाणिनि ने संगीत कला का पहला वास्तविक संदर्भ दिया, लेकिन संगीत सिद्धांत के पहले संदर्भ की चर्चा ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच लिखित और संकलित भरत के नाट्यशास्त्र में मिलती है। भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत का सर्वाधिक विकास भक्ति स्थलों पर बजाए जाने वाले संगीत से प्रभावित रहा है। इस प्रकार का कर्मकांडीय संगीत संगम नामक संगीत के प्रकार के माध्यम से उत्तर वैदिक काल में प्रदर्शित किया जाता था, जिसमें छंदों का जप सम्मिलित होता था एवं जिसे संगीत धुनों के अनुरूप बनाया जाता था। यहाँ तक कि जातिगान नामक संगीत के कथात्मक प्रकार के लिए महाकाव्य भी निर्धारित किए गए थे। संगीतविदों का तर्क है कि द्वितीय शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच संस्कृत में लिखा गया प्रबंध संगीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। ये भारतीय संगीत के स्वर्ण युग माने जाने वाले गुप्त काल के आगमन तक जारी रहा। भरत द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र पहली रचना थी जिसमें संगीत विद्या के विषय को विस्तृत रूप से स्पष्ट किया गया। इसमें संगीत पर कई महत्वपूर्ण अध्याय हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सप्तक की पहचान की और इसकी 22 कुंजियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की। इन 22 कुंजियों को श्रुतियों के रूप में पहचाना गया। प्रति सप्तक 22 श्रुतियों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले दातिलम में भी यह भेद प्रतिपादित कर सकता है। संगीतविद सारंगदेव द्वारा रचित 13वीं सदी की पुस्तक संगीत रत्नाकर में भी इस दृष्टिकोण को रखा गया है। संगीत रत्नाकर 264 रागों के बारे में बताता है, जिनमें कुछ उत्तर भारतीय तथा द्रविड़ रंगपटल की सूची से लिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा योगदान विभिन्न श्रुति की पहचान करना, उनका वर्णन करना है तथा अलग अलग श्रेणियों में उन्हें वर्गीकृत करना है। संगीत विद्या पर कई मध्ययुगीन ग्रंथ कुछ विशिष्ट विषयों पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए मद्दुग मुनि द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखित बृहद्देशी राग शब्द की परिभाषा पर केंद्रित है। इसी प्रकार से 11वीं सदी का नंद द्वारा रचित ग्रंथ संगीत मकरंद 93 रागों और उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग प्रजातियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। इस अवधि का एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ 16वीं सदी में रामामात्य द्वारा लिखित स्वरमयला कलानिधि है। 17वीं सदी में वेंकटमखी द्वारा लिखित चतुर्दंडी प्रकाशिका भी संगीत विद्या पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान हमें ऐसे गुरुकुलों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं जहां संगीत कला में प्रवीण बनने के लिए छात्र शिक्षक के साथ रहते थे। गुरुकुल प्रणाली, इसे आश्रम प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था और इसमें गुरु शिष्य परंपरा सन्निहित थी, यानी शिक्षक और छात्र के संबंध बहुत घनिष्ठ होते थे। प्राचीन काल में शिक्षक या अध्यापक ऋषि मुनि हुआ करते थे और छात्रों को 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता था और गुरु की सेवा करते हुए ज्ञान प्राप्त करना होता था। आश्रमों को राजाओं और समाज के धनी व्यक्तियों द्वारा संरक्षण दिया जाता था। आश्रम में जीवन कठोर चिंतन मनन और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ज्ञान द्वारा भरा होता था। सभी छात्रों, चाहे राजकुमार हो या आम आदमी, से समान व्यवहार किया जाता था और कोई भेदभाव नहीं होता था। संगीत के स्वरूप में परिवर्तन फारसी तत्वों के प्रभाव से आया। इस्लामी और फारसी तत्वों के इस प्रवेश ने उत्तर भारतीय संगीत का चेहरा परिवर्तित कर दिया। उदाहरण के लिए शासकों द्वारा संरक्षित गायन की भक्ति शैली 15वीं सदी तक ध्रुपद शैली में रूपांतरित हो चुकी थी। 17वीं शताब्दी तक गायन का नया रूप हिंदुस्तानी संगीत में विकसित हो चुका था। इसे ख्याल शैली कहा जाता है। इसके अतिरिक्त लोक गायन की अधिक से अधिक शैलियां इस अवधि में उभरने लगी थी।
भारतीय संगीत का रचना विज्ञान। इससे पहले कि कोई भारतीय संगीत के अलग अलग प्रकारों और शैलियों के विषय में विशद जानकारी ले, भारतीय शास्त्रीय संगीत के रचना विज्ञान को समझना आवश्यक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के 3 मुख्य स्तंभ हैं, राग, ताल और स्वर। इन तत्वों को इस प्रकार देखा जा सकता है। स्वर। प्राचीन काल में स्वर शब्द वेदों के सस्वर पाठ से जुड़ा हुआ था। समय के साथ इस शब्द की रचना में स्वर या स्केल डिग्री को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। नाट्यशास्त्र में भरत ने 22 स्वरों के पैमाने में स्वरों को विभाजित किया है। वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत की सांकेतिक पद्धति इन 7 संक्षिप्त एवं शुद्ध स्वरों सा, रे, ग, म, प, ध, नी द्वारा परिभाषित होती है। ये 7 स्वर सप्ताकर संगम कहलाते हैं। निम्नलिखित नामों का उपयोग करके प्रत्येक स्वरमान को सूचीबद्ध किया है। स्वरमान के नाम। कार्य। संक्षिप्ताक्षर। शब्द सदाया। टॉनिक। सा, ऋषभ, ऋषभा। सुपरटॉनिक। रे, गांधार, गंधर्व। मध्यम स्वर। ग, मध्यम, मध्यमा। पंचम, पांचना। म, प, उपप्रमुख, प्रमुख। धैवत, धावता। उपमध्यम। ध, निषाद, निष्ठा। सबटॉनिक। नी। ये स्वर श्रुति से भिन्न है। एक श्रुति आवृत्ति की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे छोटी श्रेणी है। यहाँ 22 माइक्रोटोन्स में से केवल 12 सुनने योग्य होते हैं। ये 12 में 7 शुद्ध स्वर होते हैं और 5 विकृत स्वर होते हैं। राग। राग शब्द संस्कृत शब्द रंजू से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ रंगना होता है, अर्थात राग के उपयोग से व्यक्ति को आनंदित करना या प्रसन्न कर संतुष्ट करना होता है। राग मधुर गीत के आधार होते हैं, जबकि ताल लय का आधार बनता है। राग की प्रत्येक मधुर संरचना अलग व्यक्तित्व के विषय में और ध्वनियों द्वारा पैदा किए गए मनोभावों को उजागर करते हैं। राग के संचालन का आधारभूत तत्व स्वर होता है, जिस पर यह आधारित होता है। राग में स्वरों की संख्या के अनुसार 3 मुख्य जातियां या श्रेणियां हैं। ध्वः ये पेप्टोनिक राग है, इसमें 5 स्वर सम्मिलित हैं। शादव राग हेक्साटोनिक राग है, इसमें 6 स्वर सम्मिलित हैं। संपूर्ण राग हेप्टाटोनिक राग है, इसमें सभी 7 स्वर सम्मिलित हैं। राग का न तो पैमाना होता है, न ही विधा होती है, बल्कि अपनी विचित्र आरोही और अवरोही गतियों के साथ यह है। 3 प्रमुख प्रकार के राग या राग भेद होते हैं। वैज्ञानिक, सटीक, सूक्ष्म और सौंदर्य का मधुर रूप होता है। इसमें पूर्ण सप्तक या 5 या 6 या 7 स्वरों की श्रृंखला होती। शुद्ध राग। यह वह राग है जिसमें यदि कोई भी स्वर जो रचना में अनुपस्थित होता है उसे गाया जाता है तो इसकी प्रकृति और रूप में परिवर्तन नहीं होता है। छायालग राग। यह वह राग है जिसमें यदि कोई भी स्वर जो रचना में उपस्थित होता है उसे गाया जाता है तो इसकी प्रकृति और रूप में परिवर्तन होता है। संकीर्ण राग। यह वह राग है जिसमें 2 या 2 से अधिक रागों का संयोजन होता है। इसलिए प्रत्येक राग में 5 आधारभूत स्वर होने चाहिए। इन रागों में राजा वह प्रमुख स्वर है जिस पर राग निर्मित होता है। इसे वादी कहा जाता है और यह वह स्वर होता है जिसका गीत रचना में सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण स्वर रानी है। ये प्रमुख राग के संबंध में चौथे या 5वें स्वर के रूप में होती है। राग के इस दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी कहा जाता है। वादी और संवादी के अतिरिक्त संरचना में अन्य सभी स्वरों को अनुवादी कहा जाता है। अंत में रचना में अनुपस्थित स्वरों को विवादी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त स्वरों के आरोह का यह अर्थ होता है कि प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वर की तुलना में ऊंचा होता है। उदाहरण के लिए सा, रे, ग, म, प, ध, नी। इस आरोहण को आरोह कहा जाता है। इसी प्रकार से अवरोहण को अवरोह कहा जाता है। इसमें प्रत्येक स्वर पूर्ववर्ती स्वरों की तुलना में धीमा होता है। उदाहरण के लिए नी, ध, प, म, ग, रे, सा स्वरों के आरोहण और अवरोहण के आधार पर रागों को 3 गतियों में बांटा जा सकता है: विलंबित, धीमा, मध्य, मध्यम और द्रुत, तीव्र। कर्नाटक संगीत में 72 मेलाकर्ता या मूल पैमाने होते हैं जिन पर आधारित होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में 6 मुख्य चित्र 5.2 वीणा। आधार
हैं और ये रागों हैं: समय, सब और ऋतु, विशिष्ट, विशेष, प्रकार, भावना, का, की, करते, राग, समय, ऋतु, मनोभाव, शांति, आह्वान, भैरव, भोर, कोई भी मौसम, हंजोल, प्रातःकाल, बसंत, युवा जोड़े की मिठास का आह्वान करता है, रात, ग्रीष्मकाल, करुणा, दीपक, मेघ, देर रात, वर्षा ऋतु, साहस, श्री, सांकाल, शीतकाल, हर्ष, मालकॉन्स, के, मध्यरात्रि, शीतकाल, होते हैं और वीर, ताल, धुनों का लयबद्ध समूह ताल कहलाता है। ये लयबद्ध चक्र 3 से लेकर 108 धुनों का होता है। ताल की अवधारणा के अनुसार संगीत का समय सरल और जटिल छंदों में विभाजित होता है। समय की माप का यह सिद्धांत हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में एक समान नहीं है। ताल की अवधारणा के विषय में अनूठी बात यह है कि यह उस संगीत से स्वतंत्र होता है जो इसकी संगत करता है और इसका अपना विभाजन होता है। ताल की गति जो समयावधि की समरूपता बनाए रहती है उसे लय कहा जाता है। कई संगीतविदों ने तर्क दिया है कि 100 से भी अधिक ताल हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 30 ताल ज्ञात हैं और उनमें से भी केवल 10 से 12 ताल वास्तव में उपयोग किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मान्यता प्राप्त और उपयोग किए जाने वाले ताल दादरा, कहरवा, रूपक, एक ताल, झपताल, 3 ताल और चौताल हैं। इनमें भी संगीतकार सामान्यतः 16 धुनों वाले 3 ताल का उपयोग करते हैं। चित्र 5.3 सरोद। हिंदुस्तानी संगीत के विपरीत कर्नाटक संगीत की संरचना बहुत अधिक कठोर है। ताल 3 घटकों लघु, तीव्र और अनु तीव्र से बने होते हैं। 35 मूल ताल हैं और प्रत्येक ताल को 5 घाटी में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए कर्नाटक संगीत में 175 35 तारांकन 5 ताल हैं। रस। रागों की रचना के पीछे कारण कलाकार और श्रोताओं में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का आह्वान करना होता है। गायन और वाद्य यंत्र बजाने के माध्यम से पैदा की जाने वाली इन भावनाओं को रस कहा जाता है। रसों को सौंदर्यानंदम भी कहा जाता है क्योंकि ये किसी और कला के माध्यम से भावना का अनुभव कराते हैं, भले ही ये व्यक्तिगत अनुभूतियों की सीमाओं से क्यों ना मुक्त हों। प्रारंभ में 8 रस थे, लेकिन आगे चलकर इन्हें 9 रस या नवरस बनाने के लिए एक और शांत रस जोड़ दिया गया। ये हैं: रस का प्रकार, मनोभाव जिसे ये जगाता है, श्रृंगार, प्रेम, हास्य, हास्य हंसी, करुणा, करुणा दुख, रुद्र, क्रोध, भयानक, आतंक, वीर, वीरता, अद्भुत, विस्मय, विभत्स, घृणा, शांत, शांतिपूर्ण या शांत। हालांकि 15वीं सदी के बाद भक्ति या ईश्वर के प्रति समर्पण का रस भी 9 रसों के प्रारंभिक कोश में व्यापक रूप से स्वीकृत हो गया। कुछ संगीतविदों का तर्क है कि भक्ति और शांत रस एक समान ही है। नाट्यशास्त्र में अलग अलग स्वरों द्वारा पैदा किए जाने वाले मनोभावों में एक और मनोभाव को जोड़ा गया। भरत का तर्क है कि स्वरों द्वारा पैदा किए जाने वाले अलग अलग मनोभाव हैं। मध्यम विनोदी प्रवृत्ति को पैदा करता है, पंचम कामुक भावनाओं का आह्वान करता है, षड स्वर वीरता पूर्ण भावनाओं को तथा ऋषभ स्वर कुपित भावनाओं को उजागर करता है। थॉट। थॉट अलग अलग समूहों में रागों के वर्गीकरण की प्रणाली है। वर्तमान में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थॉट वर्गीकरण को अपनाया गया है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संगीतविदों में से एक वी.एन. भातखंडे के अनुसार प्रत्येक राग 10 आधारभूत थाटों या संगीतात्मक पैमानों या प्रारूप पर आधारित है। थॉट केवल आरोह में गाया जा सकता है क्योंकि स्वर आरोही क्रम में संगठित होते हैं। थॉट में 7 शुद्ध स्वर तथा 5 विकृत स्वर, स्वरों में से 7 स्वर होने चाहिए और इन्हें अनिवार्य रूप से आरोही क्रम में रखा जाना चाहिए। 10 थॉट हैं: बिलावल, खमज, कैफी, असावरी, भैरवी, भैरो, कल्याण, मारवा, पूर्वी और टोडी थॉट से उत्पन्न राग गाए जाते हैं। चित्र 5.4 समय। प्रत्येक राग का एक विशिष्ट समय होता है जब वह गाया जाता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि इन स्वरों से विशेष समय पर अधिक प्रभावी होने की अपेक्षा की जाती है। दिन के 24 घंटे 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक इसे पूर्व भाग कहा जाता है और इस समय अवधि में गाए जाने वाले रागों को पूर्व राग कहा जाता है। रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इसे उत्तर भाग कहा जाता है और इस समय सीमा में गाए जाने वाले रागों को उत्तर राग कहा जाता है। इसके अतिरिक्त दिन की अवधि के अनुसार सप्तक में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए पूर्वांग अवधि में सप्तक सा से लेकर म, सा, रे, ग, म तक होता है। इसके विपरीत उत्तरांग अवधि में सप्तक प से लेकर सा, प, ध, मी, सा तक होता है। राग के अन्य घटक। धीमी गति से वादी, संवादी और राग की अन्य मुख्य विशेषताओं पर बल देने वाले राग का क्रमिक उद्घाटन आलाप कहलाता है। इसे प्रदर्शन के समय राग के प्रारंभ में गाया जाता है। आमतौर पर उत्तर भारत वर्गीकृत संगीत में इसे सामान्यतः आकार यानी किसी अक्षर का उच्चारण किए बिना केवल स्वर की आ ध्वनि का उपयोग करके गाया जाता है। चित्र 5.5 तबला। हिंदुस्तानी सांस्कृतिक संगीत के रूप में रचना को 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्थाई मुखड़ा। अंतरा। रचना का पहला भाग। रचना का दूसरा भाग। तेज गति में आधारभूत स्वर तान कहलाते हैं। ये बहुत तकनीकी होते हैं और लय में विभिन्नता के साथ स्वरों के जटिल पैटर्न की रचना में प्रशिक्षण, अभ्यास और कौशल दिखलाते हैं। तान के गायन में गति एक महत्वपूर्ण कारक है। कुछ विशेष तान आकार स्वर में गाए जाते हैं। तान के कोश के भीतर 3 या 4 स्वरों की छोटी तान मुर्की कहलाती है। इन्हें बहुत ही तेज गति से गाया जाता है और इसके लिए गायक से संगीत कौशल की मांग की जाती है। अंत में संगीत के खंड की रचना के दौरान अलंकार के रूप में अलंकरण की आवश्यकता होती है। ये क्रमबद्ध रूप में विशिष्ट मधुर प्रस्तुति है जिसमें एक पैटर्न का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण के लिए स्वरों सा, रे, ग, गम, म, पद आदि का संयोजन। इन संयोजनों में हमें अलंकार दिखाई देता है जिसमें क्रमबद्ध रूप में 3 स्वरों का प्रत्येक बार उपयोग किया जाता है। भेद के बिंदु। उत्पत्ति। थॉट। ये 7 स्वरों से बनाए जाने वाले पैमाने हैं। राग। राग थॉट की शैली से संबंधित होते हैं। स्वरों की संख्या। थॉट में 7 स्वर होने चाहिए। राग में कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। स्वरों के प्रकार। थॉट में केवल आरोह या आरोही स्वर होते हैं। राग में आरोह और अवरोह दोनों स्वर होने चाहिए। स्वर माधुर्य। थॉट के लिए मधुर होना आवश्यक नहीं है क्योंकि इन्हें गाया नहीं जाता है। राग गाए जाते हैं और इसलिए उन्हें मधुर होना चाहिए। महत्वपूर्ण स्वर। नामकरण। थॉट में वादी और संवादी नहीं होते हैं। थॉट का नामकरण लोकप्रिय रागों के नाम पर होता है। रागों में वादी और संवादी होते हैं। रागों का नामकरण उन भावनाओं के नाम पर होता है जिनका वे आह्वान करते हैं। भारतीय संगीत का वर्गीकरण। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित संगीत के कई प्रकार हैं। ये विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। कुछ का झुकाव शास्त्रीय संगीत की ओर है तथा कुछ का प्रयोग वैश्विक संगीत के साथ भी किया जाता है। हाल में पॉप, जैज आदि जैसे संगीत के नए रूपों के साथ शास्त्रीय विरासत का फ्यूजन करने की ओर रुझान बढ़ रहा है और यह जनता का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। भारतीय संगीत का वर्गीकरण इस प्रकार है। शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शैली। कर्नाटक शैली। लोक संगीत। भारत में संगीत। शास्त्रीय और लोक संगीत का समागम। आधुनिक संगीत। सुगम संगीत। रविंद्र संगीत। हवेली संगीत। गण संगीत। रॉक संगीत। पॉप संगीत। ब्लू संगीत। ट्रांस संगीत। जैज संगीत। साइकेडेलिक संगीत। चित्र 5.6 भारतीय संगीत का वर्गीकरण। शास्त्रीय संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 अलग अलग शैलियों का विकास हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत इसका भारत के उत्तरी भागों में अभ्यास किया जाता है। कर्नाटक संगीत इसका भारत के दक्षिणी भागों में अभ्यास किया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत। हालांकि दोनों प्रकार के संगीत की ऐतिहासिक जड़ें भारत के नाट्यशास्त्र में पाई जाती हैं, परंतु इनमें 14वीं सदी में विलगाव हो गया। संगीत की हिंदुस्तानी शाखा संगीत संरचना और उसमें तात्कालिकता की संभावनाओं पर अधिक केंद्रित होती है। हिंदुस्तानी शाखा में शुद्ध स्वर सप्तक या
प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया। ध्रुपद, धम, होरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रससागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। कुछ प्रमुख शैलियां इस प्रकार हैं। ध्रुपद, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने और भव्य रूपों में से एक है। ये कहा जाता है कि ध्रुपद अपनी जड़ों के लिए प्रबंध और ध्रुवपद जैसे पुराने रूपों का ऋणी है। ये नाम ध्रुव और पद से निकला है, जो कविता के छंद रूप तथा उसे गाने की शैली दोनों को प्रदर्शित करता है। नाट्यशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। अकबर के कार्यकाल में ध्रुपद ने शिखर को छुआ। अकबर ने स्वामी हरिदास और तानसेन जैसे संगीताचार्यों को नियोजित और संरक्षण दिया था। तानसेन को मुगल दरबार के नवरत्नों में से एक माना जाता था। ये भी अनुमान लगाया जाता है कि बैजू बावरा अकबर के दरबार में गाया करते थे। हमें ग्वालियर में स्थित राजा मान सिंह तोमर के दरबार में ध्रुपद में प्रवीणता प्राप्त करने वाले गायकों का साक्ष्य मिलता है। यह मध्यकाल में गायन की प्रमुख विधा बन गई, परंतु 18वीं शताब्दी में यह ह्रास की स्थिति में पहुंच गई। ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है जिसमें राग को सटीक तथा विस्तृत शैली में प्रस्तुत किया गया है। ध्रुव का शाब्दिक अर्थ स्थिर है। इसका अर्थ है स्वर, सुर, काल, समय और शब्द, शाब्दिक अयन की एक निश्चित बिंदु पर वापसी। ध्रुपद आलाप से प्रारंभ होता है, जिसे बिना शब्दों के गाया जाता है। लय को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और यह प्रस्तुति का प्रमुख अंग होता है। आलाप दर्शकों में एक भाव, मिजाज उत्पन्न करता है जो चयनित राग के भाव से मेल खाता है। ये शब्दों से पैदा होने वाले विकर्षण से रहित शुद्ध संगीत है। कुछ समय के बाद ध्रुपद प्रारंभ होता है और पखाव बजाया जाता है। ध्रुपद में संस्कृत अक्षरों का उपयोग किया जाता है और इसका उद्गम मंदिरों से हुआ है। ध्रुपद रचनाओं में सामान्यतः 4 से 5 पद होते हैं और जोड़े में गाए जाते हैं। सामान्यतः 2 पुरुष गायक ध्रुपद शैली का प्रदर्शन करते हैं। तानपुरा और पखाव सामान्यतः इनकी संगत करते हैं। वाणी के आधार पर ध्रुपद गायन को आगे और 4 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 5.7 मियां तानसेन। डारी घराना इस शैली में आलाप पर बहुत बल दिया जाता है। डागर परिवार डागर वाणी में गाता है। कई पीढ़ियों से उनके परिवार के लोगों ने जोड़ों में प्रशिक्षित और प्रदर्शन किया है। डागर मुसलमान हैं, लेकिन सामान्यतः हिंदू देवी देवताओं के पाठों को गाते हैं। उदाहरण के लिए जयपुर के गुंडेचा बंधु दरभंगा घराना है। इस घराने में ध्रुपद खंडार वाणी और गौहर वाणी में गाए जाते हैं। वे रागालाप पर बल देते हैं और साथ ही तात्कालिक आलाप पर गीतों की रचना करते हैं। उन्होंने विभिन्न प्रकार की लयकारी का समावेश करके इसमें सुधार किया है। इस शैली का प्रतिनिधि मलिक परिवार हैं। वर्तमान में गायन करने वाले सदस्यों में राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक और सियाराम तिवारी सम्मिलित हैं। बेतिया घराना है। ये घराना केवल परिवार के भीतर प्रशिक्षित लोगों को ज्ञात कुछ अनोखी तकनीकों वाली नौहर और खंडवाणी शैलियों का प्रदर्शन करता है। इस प्रणाली का चित्र 5.8 दरभंगा घराने के पम सियाराम तिवारी। प्रतिपादन प्रसिद्ध मिश्र परिवार ने किया है। नियमित रूप से प्रदर्शन करने वाले सदस्य इंद्र किशोर मिश्रा हैं। इसके अतिरिक्त बेतिया और दरभंगा शैलियों में प्रचलित ध्रुपद का रूप हवेली शैली के रूप में जाना जाता है। तलवंडी घराना यहाँ खंडवाणी गाई जाती है। चूंकि यह परिवार पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए इसे भारतीय संगीत व्यवस्था के भीतर रखना कठिन हो गया है। घराना प्रणाली। घराना वंश या प्रशिक्षुता और विशेष संगीत शैली के अनुपालन द्वारा संगीतकारों या नर्तक नर्तकियों को जोड़ने वाली सामाजिक संगठन की प्रणाली है। घराना शब्द उर्दू हिंदी शब्द घर से आता है, जिसका अर्थ परिवार या घर होता है। ये सामान्यतः उस स्थान को दर्शाता है जहां से वह संगीतात्मक विचारधारा उत्पन्न हुई है। घराने व्यापक संगीत शास्त्रीय विचारधारा को इंगित करते हैं और एक शैली से दूसरी शैली में अंतर रखते हैं। ये सीधे संगीत की सोच, शिक्षण, प्रदर्शन और प्रशंसा को प्रभावित करते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के लिए विदित घरानों में से कुछ हैं आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना और पटियाला। ख्याल ख्याल। ख्याल ख्याल शब्द फारसी से लिया गया है और इसका अर्थ विचार या कल्पना होता है। इस शैली के उद्भव का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है।
ये रूप कलाकारों के बीच काफी लोकप्रिय है क्योंकि यह तात्कालिकता के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। ख्याल ख्याल 2 से लेकर 8 पंक्तियों वाले लघु गीतों के रंग पटल पर आधारित है। सामान्यतः ख्याल ख्याल रचना को बंदिश के रूप में भी जाना जाता है। 200 चित्र -5.9 ख्याल संगीत के प्रतिनिधि 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद शर्की ख्याल ख्याल के सबसे बड़े संरक्षक थे। ख्याल ख्याल की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ये है कि ख्याल रचना में तान का उपयोग होता है। इसी कारणवश ध्रुपद की तुलना में ख्याल संगीत में आलाप को कम स्थान दिया जाता है। सामान्यतः ख्याल में 2 गीतों का उपयोग होता है। बड़ा ख्याल धीमी गति में गाया जाने वाला, छोटा ख्याल तेज गति में गाया जाने वाला। पाठ और राग में निरंतरता बनाए रखते हुए अधिकांश स्थितियों में प्रत्येक गायक अलग अलग ढंग से बंदिश प्रस्तुत करते हैं। ये प्रेम के विषय में गाते हैं, चाहे वह दिव्य जीवों से संबंधित ही क्यों न हो। ये ईश्वर या किसी विशेष राजा की प्रशंसा भी हो सकती है। असाधारण ख्याल रचनाएं भगवान कृष्ण की स्तुति में की जाती हैं। ख्याल संगीत के अंतर्गत प्रमुख घराने हैं। ग्वालियर घराना ये सबसे पुराने और सबसे विस्तृत ख्याल घरानों में से एक है। ये बहुत कठोर नियमों का पालन करता है क्योंकि यहाँ राग माधुर्य और लय पर समान बल दिया जाता है। हालांकि इसका गायन बहुत जटिल है, फिर भी यह सरल रागों के प्रदर्शन करने को वरीयता देता है। इस घराने के सबसे अधिक लोकप्रिय प्रतिपादनकर्ता नाथू खान और विष्णु पलुस्कर हैं। किराना घराना इस घराने का नामकरण उत्तर प्रदेश में किराना गांव के नाम पर है। नायक गोपाल ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन 20वीं सदी के प्रारंभ में इसे लोकप्रिय बनाने का वास्तविक श्रेय अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान को जाता है। किराना घराना अपनी चिंताओं के लिए, नोटों की सटीक ट्यूनिंग और क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। 10.8 चित्र 5.10 किराना घराना के संगीतकार। किराना घराना धीमी गति वाले रागों पर अपनी प्रवीणता के लिए सुविदित है। ये रचना की मधुरता और गीत में पाठ के उच्चारण की स्पष्टता पर बहुत अधिक बल देते हैं। ये पारंपरिक रागों या सरगम के उपयोग को वरीयता देते हैं। इस शैली में महान गायकों की लंबी कतार है, लेकिन इनमें से सबसे प्रसिद्ध पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के सीमांत क्षेत्रों के संगीतकार भी किराना घराने से ताल्लुक रखते हैं। आगरा घराना इतिहासकारों का तर्क है कि खुदा बख्श ने 19वीं सदी में इस घराने की स्थापना की थी, परंतु संगीतविदों का तर्क है कि इसके संस्थापक हाजी सुजान खान थे। फैयाज खान ने नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इस घराने को पुनर्जीवित किया। तब से इसका नाम रंगीला घराना पड़ गया। आगरा घराने का संगीत ख्याल और ध्रुपद गायकी का मिश्रण है। इस घराने के संगीतकार गायकी में बंदिश को अहम दर्जा देते हैं। वर्तमान में इस शैली के प्रमुख प्रतिपादनकर्ता मोहसिन खान नियाजी और विजय किचलू हैं। पटियाला घराना बड़े फतेह अली खान और अली बख्श खान ने 19वीं सदी में इस घराने का शुभारंभ किया था। इसे पंजाब में पटियाला के महाराजा द्वारा प्रारंभिक प्रायोजन स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ। शीघ्र ही उन्होंने गजल, ठुमरी और ख्याल के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। वे बृहत्तर लय के उपयोग पर बल देते थे। चूंकि उनकी रचनाओं में भावनाओं पर बल होता था, अतः उनका रुझान अपने संगीत में अलंकरण या अलंकारों के उपयोग पर होता था। वे जटिल तानों पर बल देते थे। चित्र 5.11 आगरा घराने के उस्ताद लताफत हुसैन खान। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध संगीतकार बड़े गुलाम अली खान साहब थे। वे भारत के बड़े हिंदुस्तानी चित्र 5.12 पटियाला घराने के बड़े गुलाम अली खान शास्त्रीय गायकों में से एक थे। उन्होंने कुलीन श्रोताओं तक सीमित रहने वाले संगीत के बीच की खाई को पाता। वे राग दरबारी के गायन के लिए सुविदित थे। ये घराना तराना शैली के अद्वितीय तान, गमक और गायकी का उपयोग करता है। भिंडी बाजार घराना छज्जू खान, नजीर खान और खादिम हुसैन ने 19वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। उन्होंने लंबी अवधि तक अपनी सांस नियंत्रित करने में प्रशिक्षित गायकों के रूप में लोकप्रियता और प्रसिद्धि प्राप्त की। इस तकनीक का उपयोग करते हुए ये कलाकार एक ही सांस में लंबे लंबे अंतरे गा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि ये कुछ कर्नाटक रागों का उपयोग भी करते हैं। तराना शैली। इस शैली में लय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी संरचना लघु एवं कई बार दोहराए जाने वाले रागों से निर्मित होती है। इसमें उच्च स्वर वाले विषम राग का प्रयोग होता है, जिसे मुख्य राग पर लौटने से पहले एक बार प्रारंभ किया जाता है। इसमें तीव्र गति से गाए जाने वाले कई शब्दों का प्रयोग होता है।
ये लयबद्ध विषय बनाने पर केंद्रित होता है और इसलिए गायक के लिए लयबद्ध हेरफेर में विशेष प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विश्व के सबसे तेज तराना गायक मेवाती घराने के पंडित रतन मोहन शर्मा है। 2011 में हैदराबाद में पंडित मोतीराम संगीत समारोह में श्रोताओं ने उन्हें तराना के बादशाह की पदवी दी। हिंदुस्तानी संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली। संगीत की अर्थशास्त्रीय शैली भी स्वर, सुर पर आधारित है। हालांकि गायक राग की मानक संरचना, शैली से थोड़ा सा भटकते हैं और रागों के सुगम रूप राग भूपाली या मालकांस गाए जाते हैं। इनमें ताल के सरल रूप का उपयोग किया जाता है और मध्यम या धृत लय प्रयुक्त होती है, अर्थात उनकी लय में तीव्रता होती है। वे आलाप जोड़ तान झाल की तुलना में भाव और गीत पर बल देते हैं। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्रीय शैलियों जैसे ठुमरी, टप्पा और गजुल की नीचे चर्चा की गई है। यह मिश्रित रागों पर आधारित होती है और इसे सामान्यतः अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत माना जाता है। रचनाओं की प्रकृति, भाव या तो रूमानी या भक्ति से ओतप्रोत होती है। भक्ति आंदोलन का इस पर इतना अधिक प्रभाव रहा कि इसके गीत, शब्द प्रायः कृष्ण के लिए एक युवती के प्रेम के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। रचनाओं की भाषा हिंदी या अवधी बोली या ब्रिज बोली होती है। रचनाओं को प्रायः महिला की आवाज में गाया जाता है। ये ठुमरी के अन्य रूपों से भिन्न है। इसमें कामुकता, भोग अंतर्निहित होती है। ये प्रस्तुति के दौरान गायक को अपनी ओर से कुछ नया करने की अनुमति देता है और इसलिए राग के प्रयोग में लचीलापन प्रदान करता है। ठुमरी को कुछ अन्य हल्के प्रारूपों के लिए भी सामान्य जातीय नाम के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे दादरा, होरी, कजरी, सावन झूला और चैती। इसके अतिरिक्त ठुमरी के दो मुख्य प्रकार हैं। पूरबी ठुमरी, इसे धीमे लय में गाया जाता है। पंजाबी ठुमरी, इसे तीव्र और फुल्लित जीवंत लय में गाया जाता बेगम है। चित्र 5.13 बेगम अख्तर। ठुमरी के मुख्य घराने बनारस और लखनऊ में स्थित हैं और ठुमरी गायन की सबसे कालातीत प्रसिद्ध आवाज बेगम अख्तर की है, जो गायन की अपनी असीम रेंज और भारी आवाज के लिए घर घर में जानी जाती हैं। टप्पा। इस शैली में लय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि रचनाएं तेज, सूक्ष्म और जटिल संरचनाओं पर आधारित होती हैं। यह उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों के रूप में आरंभ हुआ था, परंतु सम्राट मोहम्मद शाह के मुगल दरबार में लाए जाने के पश्चात इसे एक अर्थशास्त्रीय विशेष गायन शैली के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। वाक्यांशों को तेजी से बार बार दोहराया जाता है। टप्पा समृद्ध कुलीन लोगों और न्यूनतम आय साधनों वाले दोनों ही की पसंदीदा शैली थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपने बैठक खानों, शाब्दिक रूप से बैठक सभा, खाना कक्ष या सैलून, और जलसाघर, शाब्दिक रूप से मनोरंजन कक्ष, मुजरा या नाच कक्ष में संभ्रांत जमींदार वर्ग के प्रत्यक्ष संरक्षण से बैठकी शैली का विकास हुआ। चित्र 5.14 टप्पा। आज ये शैली विलुप्त हो रही है और कोई भी इसकी सहायता के लिए तत्पर नहीं है। मियां सोडी, ग्वालियर के पंडित लक्ष्मण राव और शन्नु खुराना इस शैली के कुछ प्रतिपादकों में से हैं। गजल। यह एक काव्यात्मक रूप है जिसमें तुकांत दोहे होते हैं, जिनकी प्रत्येक पंक्ति एक ही छंद से मेल खाती है। एक गजल को दर्द या विरह दोनों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति और दर्द के बावजूद भी प्रेम की सुंदरता के रूप में समझा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इसका जन्म 10वीं शताब्दी में ईरान में हुआ था। एक गजल में कभी भी 12 अशार या दोहों से अधिक नहीं होते हैं। सूफी रहस्यवादी और नए इस्लामी सल्तनत के दरबारों के प्रभाव के कारण इसका दक्षिण एशिया में प्रसार हुआ, परंतु मुगल काल में यह अपने चरम पर पहुंची। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो पहले गजल लिखने वालों में से एक थे। कई प्रमुख ऐतिहासिक गजल शायर या तो स्वयं सूफी थे, रूमी और हाफिज की भांति, या सूफी विचारों और विश्वासों के समर्थक थे। चित्र 5.15 गजल गायन। गजल का न केवल रूप विशिष्ट है, बल्कि इसका विषय भी केवल प्रेम ही होता है, यानी विशेष रूप से शर्त रहित और महान अलौकिक प्रेम। भारतीय उपमहाद्वीप की गजल पर इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव है। प्रेम की वस्तु, लक्ष्य या प्रयोजन को इस प्रकार लिखा जाता है कि उसकी व्याख्या कैसे भी की जा सकती है, यानी वह दैवीय और मानवीय दोनों ही हो सकती है। ये श्रोता पर निर्भर करता है कि वह इससे क्या समझता है। देवताओं को भी प्रायः मानवीय रूप दिया जाता है। गजुल के जटिल शब्दों को समझने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है, जो प्रायः उच्च वर्ग के लोगों को ही उपलब्ध होती थी। पारंपरिक शास्त्रीय राग जिनमें इन गीतों को रचा जाता था, उन्हें समझना भी कठिन था।
कुछ समय बीत जाने के बाद गजल के शब्दों और वाक्यांशों का सरलीकरण हुआ, जिससे विश्व भर में इसे बड़े दर्शक श्रोता वर्ग तक पहुंचाना संभव हुआ। अधिकांश गजलें अब जिस शैली में गाई जाती हैं, वह अब ख्याल, ठुमरी, राग और अन्य शास्त्रीय और सुगम शास्त्रीय शैली तक सीमित नहीं है। गजल से जुड़े कुछ प्रसिद्ध हस्तियों में मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब, रूमी 13वीं शताब्दी, हाफिज 14वीं शताब्दी, काजी नजरुल इस्लाम आदि हैं। चित्र 5.16 गजल। कर्नाटक संगीत। कर्नाटक शाखा उस संगीत को अभिनीत करती है जिसे पारंपरिक सप्तक में बनाया जाता है। संगीत कृति आधारित होता है और साहित्य या संगीतात्मक खंड के गीत की गुणवत्ता पर अधिक बल देता है। कृति निश्चित राग और नियत ताल या तालबद्ध चक्र में विकसित संगीतमय गीत होता है। कर्नाटक शैली में प्रत्येक रचना के कई भाग होते हैं। पल्लवी रचना की पहली या दूसरी विषयगत पंक्ति पल्लवी के रूप में संदर्भित होती है। इस भाग को अक्सर प्रत्येक छंद में दोहराया जाता है। इसे रागम थनम पल्लवी नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक संगीत का सबसे अच्छा भाग माना जाता है। इसमें कलाकार के पास तात्कालिकता के लिए काफी अवसर होता है। अनुपल्लवी पल्लवी या पहली पंक्ति के बाद आने वाली दो पंक्तियां अनुपल्लवी कहलाती हैं। इन्हें प्रारंभ में और कभी कभी गीत के अंत में भी गाया जाता है, लेकिन प्रत्येक छंद या चरण के बाद इसे दोहराना आवश्यक नहीं है। वर्णमः सामान्यतः यह वह रचना होती है जिसे गायन के प्रारंभ में गाया जाता है। इससे श्रोताओं को गायन के राग का पता चलता है। ये दो भागों से बना होता है, पूर्वांग या प्रथम अधांश और उत्तरांग या द्वितीय अधांश। रागमलिका ये सामान्यतः प्रदर्शन का समापन भाग होता है। ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कलाकार के पास स्वतंत्र रूप से तात्कालिकता में लिप्त होने का अवसर होता है, लेकिन सभी कलाकारों को रचना के अंत में मूल विषय पर लौटना पड़ता है। कर्नाटक संगीत के कई अन्य घटक भी हैं। उदाहरण के लिए मध्यम और तीव्र गति से ढोलकिया के साथ प्रदर्शित किए जाने वाला तात्कालिक अनुभाग स्वर कल्पना है। कर्नाटक संगीत सामान्यतः मृदंग के साथ गाया जाता है। मृदंग के साथ मुक्त लय में मधुर तात्कालिकता का खंड थनम कहलाता है, लेकिन वे खंड जिनमें मृदंग की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें रागम कहा जाता है। चित्र 5.17 कर्नाटक संगीत। अंतर के बिंदु। हिंदुस्तानी संगीत। अरबी, फारसी और अफगान। कर्नाटक संगीत। प्रभाव। स्वतंत्रता। तात्कालिकता के लिए कलाकारों के पास अवसर, इसलिए विभिन्नता के लिए अवसर। स्वदेशी। तात्कालिकता के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं। उपशैलियां। वाद्य यंत्रों की आवश्यकता। अनेक उपशैलियां हैं जिनसे घरानों का उद्भव हुआ है। गायन की केवल एक विशेष निर्धारित शैली है। कंठ संगीत पर ज्यादा बल दिया जाता है। कंठ संगीत की भांति वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता होती है। राग। 6 प्रमुख राग। समय। समय का पालन करता है। 72 राग। समय का पालन नहीं करता है। प्रमुख वाद्य यंत्रों का उपयोग। तबला, सारंगी, सितार और संतूर। वीणा, मृदंग और मैंडोलिन। भारत के भागों से संबंध। उत्तर भारत। सामान्यतः दक्षिण भारत। लोक संगीत। भारत भौगोलिक दृष्टि से विविधतापूर्ण राष्ट्र है और यह विविधता भारतीय संस्कृति में भी प्रतिबिंबित है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य में संगीत का अपना ही रूप है। यह उनके सांस्कृतिक प्रतिज्ञान का आधार है। जहां शास्त्रीय संगीत में नाट्यशास्त्र में दिए गए नियमों का पालन किया जाता है और गुरु शिष्य, छात्र गुरु परंपरा का पोषण किया जाता है, वहीं लोक संगीत लोगों का संगीत है और इसका कोई कठोर नियम नहीं है। लोक संगीत विविध विषयों पर आधारित होते हैं और संगीत की लय से भरपूर होते हैं। ये तालों पर भी टीके हो सकते हैं। राज्य विशेष से जुड़े कई प्रकार के लोक संगीत होते हैं। बाउल। यह न केवल संगीत का एक प्रकार है बल्कि बंगाली धार्मिक संप्रदाय भी है। बाउल का संगीत यानी बाउल संगीत एक विशेष प्रकार का लोकगीत है। इसके गीतों पर हिंदू भक्ति आंदोलन का खासा प्रभाव दिखाई देता है। ये संगीत बंगाल में गीतों के माध्यम से रहस्यवाद का उपदेश देने की लंबी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके उदाहरण साहिब ध्वनि या बोलाहाई संप्रदाय हैं। इस संगीत के वर्तमान प्रतिपादक हैं जतिन दास, पूर्णो चंद्र दास, लालोन फकीर, नवनी दास और सनातन दास ठाकुर बाउल। चित्र 5.18 बाउल गायक। वनावन। ये कश्मीर राज्य का लोक संगीत है।
इसे विशेष रूप से विवाह समारोहों के दौरान गाया जाता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। पंडवानी। ये लोक संगीत महाकाव्य महाभारत और भीम पर आधारित है। इसमें गायन और वादन, वाद्य यंत्र बजाने दोनों का समावेश है। सामान्यतः गीत तंबूरे की ताल पर आधारित होते हैं। इसके सुविदित कलाकारों में से एक छत्तीसगढ़ राज्य की तीजनबाई हैं। संगीत के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। चित्र 5.19 तीजनबाई। आल्हा। यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है और यह जटिल शब्दों वाला वीर गाथा गीत है। इसे सामान्यतः ब्रज, अवधी और भोजपुरी जैसी अलग अलग भाषाओं में गाया जाता है। ये प्रकार भी महाकाव्य महाभारत से संबंधित है क्योंकि इसमें उन नायकों का महिमा मंडन करने का प्रयास किया जाता है जिन्हें पांडवों के पुनः अवतार के रूप में देखा जाता है। 5 पांडव भाइयों को आल्हा, उदल, मलखान, लखन और देव के रूप में इन वीर गीतों में प्रतिस्थापित किया जाता है। पनिहारी। ये लोकगीत राजस्थान राज्य से है और विषयगत रूप से पानी से संबंधित है। ये गीत सामान्यतः पास के कुएं से पानी लाने वाली और वापस अपने घरों में अपने सिर पर मटकों में पानी ले जाने वाली महिलाओं के विषय में होता है। ये गीत सामान्यतः पानी की कमी और कुएं और गांव के बीच की लंबी दूरी के विषय में होता है। कभी कभी इन गीतों में गांव के कुएं के पास झुंड लगाए गांव की महिलाओं की दैनिक चिंताओं के विषय में भी चर्चा होती है। अन्य अवसरों पर गीत प्रेमियों के बीच संयोगिक मिलन पर भी केंद्रित होते हैं, इसलिए ये भंगार रस को साझा करते हैं। इनमें कभी कभी सास और बहू के बीच विवादास्पद संबंधों के विषय में भी चर्चा होती है। चित्र 5.20 पनिहारी। ओवी। ये संगीत महाराष्ट्र और गोवा से संबंध रखता है। सामान्यतः यह महिलाओं का गीत है जिसे उनके द्वारा अवकाश के समय या जब वे अपने घर का काम कर रही होती हैं, गाया जाता है। इनमें सामान्यतः कविता की 4 छोटी पंक्तियां होती हैं। ये सामान्यतः विवाह, गर्भधारण के लिए और बच्चों के लिए लोरी के रूप में लिखे जाने वाले गीत होते हैं। पाई गीत। ये गीत अधिकांशतः मध्य प्रदेश से है। इसे विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान पड़ने वाले त्योहारों के दौरान गाया जाता है। सामान्यतः इन गीतों के माध्यम से अच्छे मानसून और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है क्योंकि यह किसान समुदायों द्वारा गाए जाते हैं। सामान्यतः पाई संगीत पर सायरा नृत्य किया जाता है। फारम -5.21 लावनी। यह महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह महाराष्ट्र में लोक संगीत की सबसे लोकप्रिय शैलियों में से भी एक है। ये पारंपरिक नृत्य और गीत का संयोजन है। सामान्यतः ढोलकी की ताल पर इसका प्रदर्शन किया जाता है। शक्तिशाली लय और ताल के कारण ये संगीत पूर्ण रूप से नृत्य के लिए उपयुक्त हैं तथा सुनिश्चित करता है कि हर कोई आनंद के साथ इसका लुत्फ उठाए। चित्र 5.22 लावनी। मांड। ये राजस्थान राज्य का लोक संगीत है। कहा जाता है कि इसका विकास राजदरबारों में हुआ था और इसलिए ये शास्त्रीय परिधि में मान्यता प्राप्त है। इसे न तो पूर्ण राग के रूप में स्वीकार किया जाता है और न ही इसे स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत लोक गीतों में गिना जाता है। सामान्यतः इन गीतों का विषय राजपूत शासकों की महिमा का गान करना होता है। ये लगभग ठुमरी और गजुल से मिलता जुलता है। केसरिया बालम जैसा प्रसिद्ध गाना मांड लोक संगीत में गाया गया है। डांडिया। रास या डांडिया रास गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य रूप है और इसे वृंदावन में होली और कृष्ण और राधा की लीला के दृश्यों के साथ जोड़ा जाता है। गरबा के साथ ये पश्चिमी भारत में नवरात्रि की संध्या का विशेष नृत्य है। रास के कई रूप होते हैं, लेकिन गुजरात में नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला डांडिया रास सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है। रास के अन्य रूपों में राजस्थान की डांग लीला है जिसमें केवल एक लंबी छड़ी का उपयोग किया जाता है और उत्तर भारत से रासलीला सम्मिलित है। रासलीला और डांडिया समान है। डांडिया रास में पुरुष और महिलाएं अपने हाथों में छड़ी लेकर 2 वृत्तों में नृत्य करते हैं। चित्र 5.23 डांडिया रास। पोवर। ये भी महाराष्ट्र राज्य में उभरने वाले लोकगीत का एक प्रकार है। ये सामान्यतः शिवाजी जैसे नायकों के लिए गाए जाने वाले वीरगाथा गीत हैं। इन गीतों में उनके गौरवशाली अतीत की घटनाओं और उनके वीरतापूर्ण कृत्यों का वर्णन होता है। खोमजम पर्व। चित्र 5.24 खोमजम पर्व। यह मणिपुर राज्य का महत्वपूर्ण लोक संगीत है। ये लोकप्रिय वीरगाथा गीत शैली से संबंधित है। यह 1891 में ब्रिटिश सेना और मणिपुरी प्रतिरोध बलों के बीच लड़ी गई खोमजिम की लड़ाई का संगीतात्मक वर्णन है। भावगीत।
ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में आम जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय भावनात्मक गीत हैं। संगीत के रूप में ये गजल के बहुत समीप हैं और इन्हें धीमे स्वरमान पर गाया जाता है। इसकी रचना के विषय प्रेम तथा दर्शन से संबंधित हैं। मांडो ये गोवा में लोकप्रिय है और इसमें भारतीय और पश्चिमी संगीत परंपराओं का अनूठा मिश्रण है। इस संगीत में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति दोनों ही के तत्व हैं। मंडो में उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र में गिटार, वायलिन और घूमोट ड्रम सम्मिलित हैं। कोलालू या कोलाटम यह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में लोकप्रिय है। ये डांडिया के समान है। यह एक प्राचीन नृत्य का रूप है और इसमें तालबद्ध रीति से नृत्य किया जाता है। नृत्य के साथ गीत और संगीत भी चलता है। देश की अन्य प्रमुख लोक संगीत परंपराएं इस प्रकार हैं। संगीत का नाम, उत्पत्ति राज्य, प्रमुख विषय, सोहर, बिहार, बच्चे के जन्म के दौरान गाया जाता है। टिकिर, असम, इस्लाम की शिक्षाओं से संबंधित है। जाजिंजा, अरुणाचल प्रदेश, विवाह के दौरान गाया जाता है। नियोगा, अरुणाचल प्रदेश, विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है। हेलियाग्लियू, नागालैंड, नृत्य गीत, किंवदंतियों और मिथकों के विषय में गीत। नियुलियू, नागालैंड, हेरलियू, नागालैंड, युद्ध गीत। काइलियू, नागालैंड, अपने विषय में गीत। पाला और दिस्कठिया, ओडिशा, धार्मिक स्वभाव के गीत। मंगनियार, उत्तर पश्चिम भारत, सिकंदर, स्थानीय राजाओं और लड़ाइयों के गीत। घाटी, पंजाब, लड़ाइयों की वीरता के गीत। बसंत गीत, गढ़वाल, उत्तराखंड, बसंत पंचमी उत्सव के दौरान। विल्लू पट्टू, तमिलनाडु, धार्मिक बुराई पर अच्छाई के गीत। सुका के विवाह, बिहार, ब्रह्मांड के देवताओं शुक्र और बृहस्पति के बीच प्रेम का जश्न मनाना। वीर पुरुषों, शिकारियों आदि के प्रशंसा गीत। सेकुती जाय, मिजोरम, लाई हरोबा पर्व। मणिपुर, धार्मिक वन देवता उमंग लाई के लिए। वीरागासे, कर्नाटक, दशहरा जलूस के दौरान। शुकरी, कश्मीर, परी कथाएं, प्रेम कथाएं। भूत गीत, केरल, बुराई और भूतों के गीत। उपकेशेई, मणिपुर, वह गीत जिसके साथ केवल तालियां बजाई जाती है। शास्त्रीय और लोक गीत का समागम। समय के साथ शास्त्रीय और लोक संगीत के परस्पर मिलन से और अन्य रूपों का उद्भव हुआ जिसने शास्त्रीय और लोक गीत दोनों के तत्वों को ग्रहण किया। इन दोनों का संयोजन भक्ति संगीत के माध्यम से हुआ क्योंकि देवी देवताओं को जन साधारण तथा कुलीन वर्ग दोनों द्वारा संरक्षण दिया जाता था। इसकी कुछ शैलियां इस प्रकार हैं। सुगम संगीत, ये ऐसा भक्ति संगीत है जिसमें शास्त्रीय तथा लोक गीत दोनों के अंश प्राप्त होते हैं। ये प्रबंध संगीत और ध्रुपद जैसे संगीतों के पहले के रूपों से संकेत ग्रहण करती है क्योंकि इनका विषय भक्तिपरक था। इस शैली की उपश्रेणियां हैं। भजन, यह उत्तर भारत में वर्तमान भक्ति गायन का सबसे लोकप्रिय प्रकार है। यह अपनी उत्पत्ति के लिए भक्ति आंदोलन का ऋणी है क्योंकि संत मौखिक साधनों के माध्यम से यानी भजन गायन के माध्यम से लोगों तक ईश्वर का संदेश पहुंचाते थे। ये गीत सरल धुनों पर सामान्यतः एक या एक से अधिक रागों पर आधारित थे। देवी या देवताओं के जीवन और महाभारत व रामायण की कहानियां भजन का लोकप्रिय विषय हैं। भजन के साथ सामान्यतः चिमटा, ढोलक, ढपली, मंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों की संगत होती है। मध्यकाल में भजनों के प्रमुखपादक मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर आदि थे। वर्तमान में लोग भक्तिमय संगीत गाने के लिए मंदिरों में या यहाँ तक कि घर पर समारोहों जैसे संगीत कार्यक्रमों में एक साथ एकत्र होते हैं। वर्तमान में सबसे अधिक प्रसिद्ध सदाबहार भजन गायकों में अनूप जलोटा और अनुराधा पौडवाल हैं।